अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, टैक्स के अंदर अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में कौन सी इनकम है जो हमारे ऑर्डिनेंस में गिवन है जो कि एग्जेम्प्ट है। देखिए, हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो सेकंड शेड्यूल में है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अंदर हम जो बात करने लगे हैं वो नॉर्मली हमारे सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है कि किस किस इनकम पे और किस तरह से उसकी किन कंडीशन में उसकी एग्जेम्पशन है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर मौजूद है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे टैक्स रेट्स हैं और सेकंड शेड्यूल के अंदर उसकी एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। अब जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं इसमें पहला सेक्शन है 41 का, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बल्कि इनकम एग्जेम्प्ट है। ये मेरे एक और लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम कहते किसको है। ये जो सेकंड चीज़ आपको नज़र आ रही है सेक्शन 42 के अंदर, डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशन जो हैं ये अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, ये ख़ास लोगों को मिलती हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमें मिलता है कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल is exempt if he is entitled to privileges under डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर प्रिविलेजेस एक्ट, यूनाइटेड नेशंस एक्ट जो है। यानी ये लोग अगर इनको यहाँ पर मराआत है, सहूलतें हैं, तो यहाँ पर भी उनकी इनकम भी पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होगी। राइट। एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम यूनाइटेड नेशन और एनी और इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ये भी एग्जेम्प्ट है। बड़ा मैंने कहा कि अनकॉमन सी है, ये ख़ास लोगों के लिए एग्जेम्पशन लॉ ने इसमें प्रोवाइड की हैं। दूसरी आपके पास जो एग्जेम्पशन मौजूद है सेक्शन 43 की, ये समझ लें कि रेसिप्रोकल एग्जेम्पशंस हैं पाकिस्तान के अंदर। ये एग्जेम्पशन क्या है कि अगर कोई पाकिस्तान के साहब बाहर के मुल्क में जॉब करते हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट की किसी असाइनमेंट पे मौजूद हैं, राइट, और उसी तरह की सर्विसेज उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पाकिस्तान में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर वो हमारे एम्प्लॉय की इनकम को एग्जेम्प्ट करेंगे तो हम उनके एम्प्लॉय की इनकम को भी एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये कंडीशनल है सेक्शन 43 के अंडर कि गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर हमारे उधर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, वही सर्विसेज उनके लोग भी इधर कर रहे हैं, तो उनकी इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो हमारी इनकम पे उधर टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी कंडीशन ये है कि अगर वो नहीं टैक्स लगाएंगे तो फिर हम भी इधर टैक्स नहीं लगाएंगे। एग्जाम्शन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेक्शन 44 है कि अगर आप जो हैं वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर कोई गुड्स सप्लाई हो रही हैं और आप उसमें उसकी सप्लाई दे रहे हैं, तो वो आपकी इनकम भी पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट होगी। इसको मैं आपके सामने रीड करता हूँ। सर्टन इनकम्स आर एग्जेम्प्ट अंडर टैक्स ट्रीटीज दैट इज़ एन एग्रीमेंट टू अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए कुछ जो इनकम है पाकिस्तान में टैक्स की जाती हैं। अच्छा जी, इनकम ऑफ अ फॉरेन नेशनल इज़ एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अ फॉरेन कंट्री और अ फॉरेन कंट्री और अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस नॉर्मली क्या है कि वो जो पेमेंट उनको हो रही होगी वो उस एग्रीमेंट के अंदर हो रही होगी। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम इसकी एक एग्जांपल ये लेते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपके लोग हमें अफ़गानिस्तान में, ईरान में कुछ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ गुड्स प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी है कि जनाब वो जो लोग हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आप उन पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। राइट। तो वो जो फॉरेन नेशनल जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट, अमेरिका को, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या ईरान में, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है ना वो लिखा हुआ है, तो वो
उसको टैक्स नहीं लगेगा। यानी ये समझ लें कि दो कंट्रीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट है और उसके अंदर रहते हुए फॉरेन नेशनल अगर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो उस एग्रीमेंट के तहत उनकी इनकम पे भी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें एक देखिएगा कि एक नई इन्होंने सेक्शन को इम्पोज किया है, एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 जो है, ये नई चीज़ आपको नज़र आ रही है कि इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ें इसमें ऐड की हैं। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेंस, एडवांस इनकम टैक्स, मिनिमम एंड फाइनल टैक्सेस अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस shall be exempt in respect of qualified investment such as Recodic project in Balochistan under the Act 2022। यानी आप उन जो इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर विच आर रजिस्टर्ड अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोग बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके कैपिटल गेन, एडवांस टैक्स, मिनिमम और फाइनल टैक्स जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी वो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे रिकोडेक की एक एग्जांपल यहाँ पर दी है बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर उनको ना तो एडवांस टैक्स लिया जाएगा, ना उनके ऊपर मिनिमम टैक्स होगा, ना फाइनल टैक्स होगा, ना कैपिटल गेन टैक्स उनसे लिया जाएगा। ये इसमें बताया जा रहा है। All investors and shareholders of the qualified investment, their associate and companies specified in this, including third parties, lender on account of any loan, shall also be exempt, right? तो तमाम इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, राइट, जो क्वालिफाई करेंगे उस इन्वेस्टमेंट में, उनके एसोसिएट कंपनीज, राइट, और वो थर्ड पार्टीज, लैंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ एनी लोन, जो उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। यानी इस सारे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वो आ सके। ये नया सेक्शन है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके एसोसिएटेड कंसर्न, उनके लेंडर्स, तमाम की इनकम उस एम्बिट में अगर फॉल कर रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 45, प्रेसिडेंट अगर किसी को कोई ऑनर दे, कोई मॉनेटरी अवार्ड दे, कोई मेडल दे, तो उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। आपको याद होगा कि हमारे एक प्रेसिडेंट ने एक जो क्रिकेटर प्लेयर था उसको एक प्लॉट दिया था, गालिबन कोई चेक भी दिया था 10 लाख का, 20 लाख का। तो लिहाजा प्रेसिडेंट अगर किसी को कोई अवार्ड करे, राइट, गोल्ड की शक्ल में, मेडल की शक्ल में, कैश की शक्ल में, उस पर भी पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। सेक्शन 47, स्कॉलरशिप पे भी जी पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, राइट, लेकिन ये एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उस पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, जैसे HEC प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर एक एम्प्लॉई को एक एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो इस एम्बिट में फॉल नहीं करेगा। मिसाल के तौर के ऊपर HBL है, वो स्कॉलरशिप्स देता है, राइट, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स वो लोगों को देता है। लेकिन अगर HBL अपने एम्प्लॉयज़ को देना शुरू कर देगा स्कॉलरशिप्स उनके बच्चों के लिए, तो वो उसकी सैलरी का हिस्सा बनेंगे, वो इस एम्बिट में फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी, सपोर्ट पेमेंट अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलहदगी की सूरत में। देखें, इस बात को ज़रा समझिएगा, दोनों पार्टीज़ को अलग अलग समझना है हमने। एक है तलाक देने वाला और एक है तलाक लेने वाला। इन दोनों की डाइवोर्स के अंदर अगर तलाक देने वाले ने उसको कोई एसेट भी ट्रांसफ़र किए हैं, जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक खामद है, उसने अपनी बीवी को तलाक दी और उसको एक घर उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया उसको, तो पहली बात यह है कि बीवी के लिए जो है ये क्या होगी, ये सेक्शन 48 है, ये कहता है कि बीवी के लिए ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगर अलहदगी की सूरत में हक महर समझ लें, या वो भी शायद इस एम्बिट में फॉल करता है, कोई स्कॉलर हमें बता सकता है, तो वो बीवी जिसको वो घर मिला है उसके लिए एग्जेम्प्ट है, और ये खामद जिसकी डिस्पोजल हो रही है उसके लिए भी अगेन एग्जेम्प्ट है। दोनों के लिए डिफरेंट सेक्शन है लेकिन दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है, ट्रांसफ़रर के लिए और ट्रांसफरी के लिए, दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है। हाँ,
वो जो बीवी है, जो वो वाइफ है, वो आगे ट्रांसफ़र करेगी तो फिर उस पर टैक्स लगेगा, राइट। ये यहाँ पर एक चीज़ मौजूद थी। एग्जाम्पशन हमारी ख़त्म हो गई। आगे आता है जी रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर्स। इसकी क्या चीज़ है ये ऐसे है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने बिज़नेस के लिए किसी को कहा कि यार मेरे ऑफिस में आके रिपेयर कर दो। वो साहब आए, उन्होंने रिपेयर की। मैंने उनको तो कहा कि भाई ये रिपेयर जो है ये इसकी वारंटी आप दें मुझे। उसने कहा जी 1 साल तक जो है वो इसकी, अगर ये पेंट ख़राब हो गया तो आपको मैं 50% इसका रिफ़ंड कर दूंगा। मैंने कहा जी फ़ाइन। तो 5 लाख रुपया उसकी हमने उसको पेमेंट कर दी। 1 साल से पहले पेंट ख़राब हो गया, उसने हमें नेक्स्ट ईयर में जाके 50,000 उसने या उसका 50% 2.5 लाख रुपये वापस कर दिया। तो लॉ ये कहता है कि ये रिक्यूब्ड एक्सपेंडिचर है, वापस हो गए तुम्हें पैसे। तो इस साल आपने 5 लाख रुपए का एक्सपेंस किया था, अब इससे नेक्स्ट ईयर में जाके वो अपनी इनकम में इसको ऐड कर लेगा, राइट। ये उसका सेक्शन 70 है। छोटे छोटे सेक्शन हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी सेक्शन 72। अगर आपका कुछ सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, उसके लिए क्या होगा? क्या उसके बाद जो इनकम जनरेट होगी वो टैक्स होगी? द आंसर इज़ यस, वो इनकम टैक्स होगी। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। एक कारोबार है, उसकी एक वेबसाइट है, वो लिक्विडेशन में चला गया, वो बंद हो गया, लेकिन उसकी वेबसाइट चल रही है। आफ्टर 5 ईयर्स कोई साहब आते हैं और वो कहते हैं कि भी आप हमें ये वेबसाइट की ओनरशिप दे दें, आपका बिज़नेस तो जो है वो क्लोज़ हो चुका हुआ है। वो कहते हैं इट्स फाइन, आप हमें इसका जो है ना कुछ पेमेंट कर दें। लॉ कहता है कि ऑल्दो यू हैव क्लोज योर बिजनेस राइट इन द प्रीवियस ईयर, नो करंटली यू हैव जनरेटेड सम इनकम आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो आज ऐसे ही हम इसको कंसिडर करेंगे कि जैसे ही आपका बिजनेस अभी भी चल रहा है, तो आज आपकी इस साल की आपकी बिजनेस इनकम में उसको डाल दिया जाएगा। सिमिलरली जैसे सैलरी की एग्जांपल ले लें कि अगर एक साहब हैं, वो जॉब करते थे, जॉब एंड हो गई उनकी, और आज उनको वहाँ से पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है। देखिए वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी इनकम गिनी जाएगी। यू कांट से दैट द सोर्स राइट इज़ नॉट अवेलेबल, द सोर्स इज़ वैनिश्ड। वो गायब हो चुका है, मेरा सोर्स है ही नहीं तो इसलिए मेरी इनकम भी नहीं है। नहीं, लॉ ने इसको क्लियर कर दिया कि सोर्स का मौजूद होना लाजमी नहीं है। सोर्स ख़त्म हो चुका फिर भी आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। अब देखिएगा नीचे रिलेटिव की डेफिनेशन गिवन है। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स एन एंसेस्टर, मेरे आबाउजदाद, डिसेंडेंट, मेरे जो नीचे वाले हैं, ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। ग्रैंड पेरेंट्स के, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइट, उनके एंसेस्टर और डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट जो है, तो इसका मतलब मेरे चचा ताया वो भी आ गए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट जो हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे इसमें मामू, ममानी, खालाएँ, फूफियाँ, मेरे मुताबिक वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। इंसेस्टर और डिसेंडेंट जो हैं ये आपस में रिलेशनशिप रिलेटिव्स कहलाते हैं। और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, अडॉप्टेड चाइल्ड से मुराद क्या है कि किसी साहब ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ कानूनी तौर पर, वो भी रिलेटिव कहलाएगा। बेशक उसका सगा बच्चा नहीं है लेकिन वो रिलेटिव कहलाएगा। और अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, उसकी बीवी, वो भी उसकी रिलेटिव कहलाएगी। अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, यानी मेरी बीवी, मेरे वालिद की बीवी, राइट, और मेरे जो डिसेंडेंट हैं, यानी इनकी जो बीवियां हैं ये भी आपस में रिलेटिव कहलाएंगी। ये उसकी उसकी यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है। तो पहली चीज़ आ गई इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव्स, ये उसकी क्या कहलाएंगे? रिलेटिव कहलाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि रिलेटिव से अगर आपको गिफ्ट मिले तो वो एग्जेम्प्ट है फ़िलहाल पाकिस्तान में, ये बात जहन में रखनी है कि रिश्तेदार से जो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करता है उससे आपको गिफ्ट मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, मासवाए कैश की शक्ल में। मेंबर्स ऑफ एओपी, एक एओपी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे? वो भी एसोसिएट कहलाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है
कि क्या फर्म जो एक कंपनी है उसके शेयर होल्डर भी? द आंसर इज नो। अ मेंबर एंड हिज एओपी, क्या मेंबर और एओपी भी? अच्छा, इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फर्म है, उसके पार्टनर हैं ए बी सी, उसका नाम है नूर एंटरप्राइजेस, ये एक फर्म है। तो हम कहेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी आपस में एसोसिएट हैं एज पर सेक्शन 85। अब सवाल ये है कि क्या मिस्टर ए और नूर एंटरप्राइजेस क्या ये भी आपस में एसोसिएट हैं या नहीं है? अब ये सवाल है हमारे पास, क्या नूर एंटरप्राइजेस और ए आपस में एसोसिएट हैं या नहीं? उसके लिए लॉ ने एक कंडीशन लगा दी, a member and his AOP where the individual either alone or together with his associate controls 50% or more of the share in the AOP, अगर उसका कंट्रोल है। चलें हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ए का शेयर है इसमें 60%, ये हम इसको परसेंटेज में ले जाते हैं। इसका शेयर है जी इसमें 30% और इसका शेयर है इसमें 10%, 100% शेयर जो है वो इनका मौजूद है। अब हम कहेंगे कि मिस्टर ए और नूर एंटरप्राइजेज क्या है, आपस में एसोसिएट हैं, लेकिन बी और सी और ये आपस में एसोसिएट नहीं हैं। चलें हम अगर ये कहें कि ए और बी मियाँ बीवी हैं, ए और बी क्या है, मियाँ बीवी हैं, और इसकी इसमें 40% और इसकी भी 40% और इसकी इसमें 20% जो है वो अब पार्टनरशिप है। तो अब अगर ए और बी दोनों मियाँ बीवी हैं तो कोई अकेले की तो इसमें 50% इसके अंदर होल्डिंग नहीं है, लेकिन दोनों की मिल के इसके अंदर 50% होल्डिंग है, इसलिए लिहाजा ये क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों जो हैं ये इसके एसोसिएट बन जाएंगे। अ ट्रस्ट एंड इट्स बेनिफिशरीज, जो ट्रस्ट होता है, जितने भी हमारे शौकत खानम ट्रस्ट है और जितने भी ट्रस्ट हैं और उसके जो बेनिफिशरीज हैं, राइट, वो भी सारे के सारे आपस में एसोसिएट होंगे। कंपनी के लिए क्या है, अ शेयर होल्डर एंड कंपनी वेयर द शेयर होल्डर इधर अलॉन और टुगेदर विद हिज एसोसिएट कंट्रोल्स 50% ऑफ द शेयर्स, राइट, ये देखिएगा। अच्छा, इसमें और इसमें एक फ़र्क है, एओपी के मेंबर आपस में एसोसिएट होते हैं लेकिन शेयर होल्डर आपस में एसोसिएट नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। शेयर होल्डर इस सेक्शन में हमारे पास एसोसिएट नहीं है। हाँ, अगर किसी शेयर होल्डर और कंपनी आपस में एसोसिएट हो सकते हैं, राइट। इफ़ आई होल्ड 51% शेयर इन अ कंपनी देन मी एंड माई कंपनी बोथ आर एसोसिएट। देखें, इंडिविजुअल अलग एक एंटिटी है, एक अलग टैक्स पेयर है, उसकी फर्म एक अलग टैक्स पेयर है और कंपनी एक अलग टैक्स पेयर है, इसलिए लॉ ने अलग अलग उनको डिफाइन किया हुआ है। टू कंपनीज, क्या दो कंपनीज का आपस में एसोसिएट होंगी? टू कंपनीज वेयर अ पर्सन ईदर अलोन और टुगेदर विद एसोसिएट कंट्रोल्स इन बोथ कंपनीज, अगर कोई शख्स किसी दो कंपनीज में उसका वो खुद और उसके एसोसिएट मिलके अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर रखते हैं तो वो दोनों कंपनीज आपस में क्या होंगी, एसोसिएट हो जाएंगी। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए के ABC लिमिटेड के अंदर उसके जो शेयर होल्डिंग है वो है 60%, राइट। और मिस्टर ए की XYZ कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो है 55%। तो हम कहेंगे ABC दोनों आपस में क्या है, एसोसिएट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपनीज में एक मिस्टर ए है जो दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लिहाजा ABC और XYZ आपस में दोनों क्या हैं, एसोसिएट कहलाएंगी। ले जी, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी हमारी कंप्लीट होगी। देन है जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल, अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की क्या कानूनी जिम्मेदारियां हैं टैक्स के रिगार्डिंग, जो शख्स फौत हो चुका हुआ है उसके रिगार्डिंग उसकी क्या
जिम्मेदारियां वो हैं उसको देखते हैं। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल फॉर if the individual had not died, and any tax payable in respect of the income of the deceased estate वो जमा करवाएगा। ये देखिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें नोट करने वाली वो ये हैं कि अगर कोई शख्स की डेथ हो जाए, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते ताकि आपको समझ आ जाए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, जो कानूनी तौर पर उसकी जायदाद को प्रेजेंट करता है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूड। सादा अल्फाज में ये है कि अगर कोई शख्स किसी की रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी मैं इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या वो किसी प्रॉपर्टी के लिए किसी को सू करता है कि भाई आपका इस पे राइट नहीं है उसके किसी भी लीगल मैटर के लिए, या कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी उसकी जायदाद के लिए उसके ऊपर सू करता है, तो ये उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। या तो वो डिक्लेयर करे या वो उसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर किसी को सू करे, या कोई उस प्रॉपर्टी के बिहाफ के ऊपर इसको सू करे, तो ये सारे उस सर्कमस्टांसिस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी क्या है? इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो जो शख्स फौत हो गया है उसका जो पैसा है, उसका जो टैक्स की ज़िम्मेदारी है, ये पूरी करेगा। हाँ, ये नहीं हो सकता कि इसकी जायदाद से पैसा निकलवा लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक साहब हैं, वो मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनकी डेथ हो गई, उनको उनकी जायदाद पूरी मौजूद है वो है 10 करोड़ रुपए की, इनकी अपनी भी जायदाद है 10 करोड़ रुपए की, इनको लीगल टैक्स का नोटिस आ जाता है 15 करोड़ रुपए का। तो ऐसा नहीं होगा कि 10 करोड़ उसका और 10 करोड़ इसका दोनों को मिला के दिया जाएगा। कॉमन सेंस भी यही है कि भाई 10 करोड़ रुपए तक ये उसको दे सकते हैं टैक्स वालों को, जनाब उनसे ये पैसा मिला, ये आप ले लें, दैट्स इट, राइट। यानी इनकी जो एस्टेट है उसको उसमें इंडल्ज नहीं किया जाएगा। वो तमाम प्रोसीडिंग जो डिसीज पर्सन के ख़िलाफ़ चल रही थी, इनके ख़िलाफ़ भी वो चलती रहेंगी। ये बिल्कुल मिसलेनियस मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स जो चल रहे हैं। नंबर है जी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी। अगर कोई एओपी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पार्टनरशिप में चेंज आ गई, कौन जिम्मेदार है? अब हम एग्जांपल लेते हैं, दोबारा एक मिसाल से इसको समझते हैं। पहले थे पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर थे ए बी सी, और ये रहे उस कंपनी के अंदर लेट्स सपोज जनवरी 2025 तक। उसके बाद एक नए पार्टनर बन गए ए, एक्स और सी। बी की जगह पर एक नया पार्टनर आ गया एक्स, और बी छोड़ के चला गया। 30 जून तक, 30 जून 2025 पर यही थे, सही है। जिम्मेदारी किसकी है? देखिएगा, पहले जो टैक्सेबल इनकम इनकी थी 6 माह की, वो ए बी सी ये आप वो करवाएंगे, ठीक है। इनकी जिम्मेदारी 6 मंथ की है, तो 6 मंथ की ये टैक्स देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जुलाई 2024 टू जैन 2025 तक। 6 नहीं, सॉरी, ये 7वां बन जाएंगे। 7 मंथ की जो टैक्स है उसके ज़िम्मेदार ए बी सी हैं, और ए एक्स सी जो है ये नेक्स्ट उनके जो फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून 5 माह की, ये उसके ज़िम्मेदार हैं। तो रिटर्न फाइल कौन करेंगे? ये भी जो उस टाइम पे मौजूद होंगे वही रिटर्न फाइल करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर बी जो है वो काबू ना आए, बी ने अपनी लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा, और ए एक्स सी मौजूद हैं,
तो फिर यही उसकी लाइबिलिटी भी ये पूरी करेंगे। अगर वो पार्टनर कहीं गायब हो गया तो इनकी जिम्मेदारी है। डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ द एओपी, बिल्कुल इसी सीन को आप समझ लें कि कंपनी डिसॉल्व हो गई, राइट। तो जिस टाइम पे डिसॉल्व हुई उस वक्त जो पार्टनर्स मौजूद थे वो करेंगे। इसी एग्जांपल को अगर हम दोबारा समझें, अगर हम इसी एग्जांपल को दोबारा इस समझें कि ए बी सी जो थे ये जनवरी में इन्होंने की, ए एक्स सी उसके बाद पार्टनर आ गए और उसके बाद कंपनी यहाँ क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन हो गई, ठीक है जी। तो इस डिसोल्यूशन के टाइम पे जो लोग मौजूद होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो सारी की सारी जो है वो उसको डिस्चार्ज करें, ठीक है जी। वेयर एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एन एओपी हैज़ बिन डिसकॉन्टिन्यूड और वेयर एन एओपी इज डिसॉल्व्ड, all the provision of income tax ordinance shall apply as if no such discontinuance or dissolution had taken place. Every person, देखिएगा, who was at the time of such discontinuance or dissolution a member of such AOP and the legal representative of any such person who is deceased shall jointly and severally, ये jointly and severally क्या से क्या मुराद है, ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है इससे मुराद ये है कि अगर उनमें से 4 लोग काबू आ गए तो चारों, एक आ गया तो वो उसके लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनसे ये सारी रिकवरी कर ली जाएगी। आगे है जी कि अगर आपने कोई कारोबार डेथ के अलावा आपने एक्वायर किया, सेक्शन 98C जो है वही क्या कहता है, 2 लोग हैं इसमें, एक है प्रीडिसेसर जिसने कारोबार को बेचा और एक है सक्सेसर जिसने कारोबार को ख़रीदा या एक्वायर किया। तो प्रीडिसेसर अपनी ज़िम्मेदारी तक रहेगा जब तक उसने कारोबार किया, और सक्सेसर जहाँ से लेके इसने कारोबार को पिक किया वहाँ से लेकर आगे ये करेगा, उसकी ज़िम्मेदारी टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो पे ऑफ करेगा। लेकिन अगर सक्सेसर मौजूद है और प्रीडिसेसर जो है वो गायब है, टैक्स वालों के काबू नहीं आ रहा, तो सक्सेसर अपने प्रीडिसेसर की टैक्स लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज करेगा। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अक्सर लोग हैं अब ये ग्रॉसरी वगैरह की शॉप बेच देते हैं, बेकरी बेच देते हैं और वो चले जाते हैं, कोई और साहब आ जाते हैं, तो यहाँ उनको ख्याल करना चाहिए कि साहब अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें उसकी ये ज़िम्मेदारी हमारे सर पर आ जाएगी। अगर उसने कोई टैक्स नहीं दिया हुआ तो सिर्फ लिखवा लेना उससे कि जनाब इन फ्यूचर अगर कोई भी ज़िम्मेदारी हुई तो वो मैं पे करूँगा, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आप सफिशेंट नहीं है, आपको कल को ये ज़िम्मेदारी आपके सर पे पड़ सकती है। अच्छा जी, लास्ट जो इसमें नेक्स्ट चीज़ें जो आ रही हैं वो सेकंड शेड्यूल की कुछ क्वालिटीज़ और कुछ ट्रेड्स हैं जो आपके साथ डिस्कस हम कर रहे हैं। एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन इन सेकंड शेड्यूल, देखें जो पाकिस्तान में सेकंड शेड्यूल है इसमें एग्जेम्पशंस मौजूद हैं कि कौन कौन सी इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। देखें पाकिस्तान में तमाम चीज़ों पे टैक्स है, तमाम गुड्स और सर्विसेज पे इनकम टैक्स है, मास वाई वो जो सेकंड शेड्यूल में है या ऑर्डिनेंस में कहीं एग्जेम्प्ट है। लॉ ने कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं की कि ये चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं, ये बात जहन में रखिएगा, बल्कि लॉ ने कहा कि ये लिस्ट नहीं प्रोवाइड की कि कौन कौन सी टैक्सेबल हैं, रादर उसने ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि किन किन गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स नहीं है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, एक साहब हैं वो प्रोड्यूसर हैं, एग्रीकल्चरल इनकम उन्होंने प्रोड्यूस की, उन्होंने राइस उगाए, राइस बेच दिए, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। एक दूसरा शख्स जो है वो जो राइस है उसको परचेज करता है और वो कहता है ये भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि राइस एग्जेम्प्ट है। देखें तो गलती वो क्या कर रहा है, राइस एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस करने वाले की इनकम एग्जेम्प्ट थी, तो जिसने आगे उसको बाय किया वहाँ तक ही एक्सटेंड नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें सेकंड शेड्यूल की जो ट्रेड्स हैं वो लॉ ने यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। ये देखिएगा,
द इनकम ऑफ अ पर्सन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल शैल बी, ये सेक्शन 53 है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो कंडीशन होगी उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। नंबर 2, अगर किसी जगह पर लो रेट ऑफ टैक्स है तो कंडीशन के साथ वहाँ लो रेट लग जाएगा और टैक्स क्रेडिट उसमें आपको मिलेंगे। तो ये सेकंड शेड्यूल, यानी अगर आपसे पूछा जाए भी सेकंड शेड्यूल में क्या है, तो आप कहेंगे उसमें एग्जेम्पशन मौजूद हैं, लोअर रेट ऑफ टैक्स की वहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, टैक्स रिडक्शंस मौजूद हैं वहाँ पर, राइट, और ऑपरेशन कोई हो उससे भी एग्जेम्पशन मौजूद है। मिसाल के तौर पर मिनिमम टैक्स है तो कहा जा सकता है कि इन कंपनी के ऊपर ये वाला ऑपरेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ये प्रोविजन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो 4 तरह की चीज़ें सेक्शन 53 ने बताई हैं कि होंगी। वो इनकम जो एग्जेम्प्ट होगी वो सेकंड शेड्यूल में मिलेगी, वो इनकम जिनके ऊपर नॉर्मल से कम रेट है टैक्स वो भी सेकंड शेड्यूल में मिलेंगी, हमें जो टैक्स रिडक्शंस हैं, रिबेट्स हैं, राइट, वो भी सेकंड शेड्यूल में। और अगर लॉ ने किसी ख़ास पर्सन को या किसी ख़ास आइटम को लॉ की किसी प्रोविज़न से निकालना है तो वो भी कहाँ मिलेगी, सेकंड शेड्यूल में मिलेगी, राइट। द फेडरल गवर्नमेंट और FBR विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल मिनिस्टर्स इन चार्ज मे ऐड, ओमिट और चेंज एनी क्लॉज ऑफ सेकंड शेड्यूल, राइट, वेयर एवर सर्कमस्टांसिस एग्जिस्ट। उनको ये ताकत दी है कि वो इन वजहों से क्या कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डिज़ास्टर्स आ गए, कोई उन्होंने जनाब दूसरे मुल्कों के साथ एग्रीमेंट्स करने हैं, राइट, कोई प्रोटेक्शन करनी है, कोई डंपिंग से अपने आप को बचाना है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो आप ये प्रोविजन को चेंज कर सकते हैं। तमाम अमेंडमेंट जो है वो नेशनल असम्बली में पेश की जाएंगी ताकि नेशनल असम्बली जो है वो उसकी क्या दे, अप्रूवल वो दे। अच्छा, एग्जेम्पशन एंड टैक्स प्रोविजंस जो है वो नो प्रोविजन इन अदर लॉज प्रोवाइडिंग, किसी और कानून के अंदर हमारे कानून की इनकम टैक्स की जो है वो कोई भी रिडक्शन नहीं डाली जाएगी। वो जो चारों चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी हैं सेक्शन 53 में, ये हमारे ऑर्डिनेंस में लिखी जाएंगी तो एग्जेम्प्ट होंगी। अगर कोई और कानून कस्टम का, सेल्स टैक्स का, कोई प्रोविंशियल लॉ जो है वो कह दे कि इनकम टैक्स जो है वो फ़लाँ चीज़ पे कम लगेगा, तो लॉ फिर सेक्शन 54 कहता नहीं, ऐसा नहीं है। यानी अगर आप इनकम टैक्स में कहीं रिडक्शन लेना चाहते हैं, एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, किसी जगह पर लोअर रेट अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ऑपरेशन से इसको निकालना चाहते हैं कि इन जगहों पर जो है ना वो इन इनकम्स के ऊपर ये नहीं लगेगा, तो आपको इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। कोई और कानून आके आपके घर में आके जो है वो ये वाला काम नहीं कर सकता। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन, जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी उसी तक रहेगी, उससे आगे नहीं जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो एग्जांपल क्या थी कि राइस जो है वो कल्टीवेटर के एग्जाम्प्ट है, राइस एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर आपसे कहा जाए चावलों का बेचना एग्जाम्प्ट है तो वो गलत है, राइट। चावल एग्जाम्प्ट नहीं है, बल्कि जिसने इसके ऊपर प्रोसेस किया उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, राइट, उसको मार्केट तक पहुंचाया, राइट, उन जिन लोगों ने उसको पानी दिया उनकी इनकम एग्जाम्प्ट है। लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आएगा उसके बाद वो टैक्स होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें थी जी हमारी डिफरेंट प्रोविज़न थी जो कि एक खालिद साहब ने अपने एक चैप्टर के अंदर सेक्शन वाइज नोट्स के अंदर इसको इकट्ठा किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। तो इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।